नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल के अंदर हमने पूरा पहला चैप्टर पढ़ने के बाद मानव भूगोल की बात करते हुए दूसरे चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 4 में विश्व जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि की बात करते हुए आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारे देश की या पूरे संसार की जो जनसंख्या है, पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, उसमें बदलाव कैसे आ जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसका उन अलाइनमेंटों को आज हम समझते हुए इस चीज को समझेंगे कि वास्तव में जनसंख्या जो है उसके परिवर्तन में कौन से घटक महत्वपूर्ण तरीके से अपना रोल निभाते हैं। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि वो 3 चीजें आया करती है। पहली आती है जन्म दर, कई बच्चों का जन्म जाना। दूसरा मृत्यु दर, जो लोग अपनी उम्र के बाद एक लास्ट स्टेप पर एक्सपायर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तो वो जनसंख्या पर क्या फर्क पड़ते हैं या उनसे जनसंख्या पर क्या फर्क पड़ता है और जन्मने वाले बच्चों से क्या फर्क पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है प्रवास, यानी एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो जनसंख्या में बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, कल मैं दूसरी जगह चला गया, तो ये जो प्रवास हुआ है इसको कहते हैं पराई जगह वास, यानी दूसरी जगह जाके आवास करना। ये प्रवास कैसे जो है जनसंख्या पर अंतर पटकता है, इस चीज को भी हम देखेंगे। उसके अलावा प्रवृत्तियां देखेंगे। इसमें प्रवृत्तियों में और कुछ ही नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रवृत्तियां वो है कि ऐसा क्या चेंज आया, कब जनसंख्या ज्यादा बढ़ी, कब कम बढ़ी, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात हम करने वाले। तो ये तो बात हुई कि आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले, और शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि इन चीजों को पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। यानी कि आज का लेक्चर बड़ा ही मस्त, मजेदार और शानदार होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले जनसंख्या के उन 3 घटकों को, जनसंख्या के उन 3 घटकों को। वो 3 जो घटक है जनसंख्या के, उसमें पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक ना एक दिन तो वो दुनिया छोड़ के जाएगा, तो हमारी जनसंख्या में 1 जना कम हो जाएगा। ऐसे ही बहुत से लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो जनसंख्या कम हो जाती है, और इसी दौरान कुछ बच्चे जन्म ले लिया करते हैं, यानी जन्म हो जाता है उनका, तो जन्म होने से जनसंख्या बढ़ जाया करती है। जन्म दर घटती है, मृत्यु दर बढ़ती है, मृत्यु दर घटती है, जन्म दर बढ़ती है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाया करते हैं, और वहां के लोग दूसरे स्थान पर चले जाया करते हैं, वहां के लोग किसी तीसरे स्थान पर चले जाया करते हैं, जनसंख्या के आंकड़े जो है डगमगा जाते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये जो 3 घटक है, इन 3 घटकों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूरा लेक्चर चलने वाला है इन 3 घटकों पर। घटक क्या है, घटक का क्या मतलब है? घटक यानी आधार, घटक यानी वो कारक, घटक यानी वो तत्व, घटक यानी वो अलाइनमेंट जिनके ऊपर जनसंख्या टिकी हुई है। अगर जन्म नहीं होगा जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, मृत्यु होती रहेगी तो जनसंख्या घटती रहेगी, मृत्यु नहीं होगी तो जनसंख्या बढ़ी रह जाएगी। एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर आवाजाही नहीं करेंगे और स्थायी रूप से प्रवास नहीं करेंगे लाडले, तो जनसंख्या वैसी की वैसी नहीं रह पाएगी, यानी कि चेंज होता रहता है। तो ये घटक का मतलब है ये 3 चीजें हैं जो जनसंख्या को किसी ना किसी रूप में प्रभाव डालती है। तो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज हमने देखी है यहाँ पे घटक, और एक एक घटक को हम पढ़ेंगे। पहला जो घटक है, सबसे पहले की बात करते हैं, अशोधित जन्म दर। पहला कौन सा है? अशोधित जन्म दर। यानी जन्म दर क्या है? सबसे पहले अशोधित का मतलब साल के बीच में ही आंकड़े निकाल लिए जाते हैं कि वास्तव में बच्चों के जन्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो घर में तो थाली बज रही है, घर में तो खुशियां बज रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो देश में जनसंख्या कंट्रोल की बात करते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये डिप्रेशन, ये टेंशन प्रत्येक व्यक्ति जो अपने देश के प्रति वफादार है, जो शिक्षित है, उसके दिमाग में ही होना चाहिए। बच्चे दो ही अच्छे, अगर बच्चे ज्यादा तो जनसंख्या ज्यादा। अभी हमने देखा कि जो एक मजाक की बात हुआ करती थी, हम बहुत जल्द चीन तेरा ये पहला स्थान छीन लेंगे, और ये हमने कर दिखाया। ये दुख की बात है,
खुश होने की बात नहीं है। आज जनसंख्या में हम पहले नंबर पर। इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण हमने जन्म दर मृत्यु दर पर ध्यान नहीं दिया, प्रवास जैसी चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया। एक चीज होती है, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें उस बात को समझना चाहिए कि महामारी जब आया करती थी, बीमारियां जब आया करती थी, महामारियों ने खतरनाक जो बीमारी होती है उसको महामारी का नाम दिया जाता है। जैसे कोविड-19 आप जानते हैं, ऐसे हालात हो गए थे देश में जैसे कि इमरजेंसी लग गई है, जैसे कि कर्फ्यू वाले हालात बने हुए थे। तो हमने कभी इमरजेंसी देखी नहीं, लेकिन देखा आपने इस तरह से होती है इमरजेंसी, घरों से बाहर नहीं निकलना। तो सुविधाएं जब बढ़ी तो लोग बढ़े, लोग बढ़े तो जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ी तो संसाधन कम पड़े। जमीन वो की वही, उपजाऊपन वो का वही। धीरे धीरे हम देखते गए और जनसंख्या का जो विस्फोट है वो होता गया। कई सालों में तो इतना खतरनाक विस्फोट हुआ है, उन सारी विस्फोटक चर्चाएं को हम करने वाले हैं। अगर एशोदित जन्म दर की हम बात करें, जिसे हम CBR कह सकते हैं, एशोदित जन्म दर का मतलब है कि जन्म कितना हो रहा है। 1000 स्त्रियां, 1000 स्त्रियां कितने बच्चों को जन्म दे रही है, कितने समय में? 1 साल के अंदर। देखिए क्या लिखा है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी 1000 स्त्रियां जो है वो 1 साल में कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट्स ए नॉट मेंशन, कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है। बात क्या कह रहा हूं मैं कि 1000 जो स्त्रियां होती है, 1000 जो वुमेन औरतें होती है, वो 1 साल के अंदर कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है। ये चीज बहुत मायना रखती है। कैसे? एशोदित जन्म दर आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए तो किसी वर्ष विशेष में, यानी कि यही साल ले लीजिए आप, जैसे मैंने 2023 लिया, कि 2023 में कोई भी वर्ष विशेष, 2019 ले लो, 2020 ले लो, 21 ले लो, 2023 ले लो, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी इस साल के अंदर जीवित जन्म कितना हुआ है। मैंने कहा कि इस साल के अंदर जीवित जन्म बहुत कम हुआ है। कितना हुआ है? बहुत कम हुआ है। ये ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते, भारत में बहुत ज्यादा हुआ है। माना कि पूरे देश में 30,000 के आसपास बच्चों का अगर जन्म हुआ है तो गड़बड़ हो रही है ना। तीस 30,000 बच्चों का अगर जन्म हुआ है 1 साल में, तो किसी क्षेत्र विशेष के मध्य जनसंख्या, यानी जिस साल का आप आंकड़ा बच्चों के जन्म वाला निकाल रहे हो, जिस वर्ष में आप 1000 स्त्रियों पे कितने बच्चों ने जन्म लिया है, जीवित रूप में रह गए वो, जिंदे रह गए वो, उनमें किसी साल का आप देख रहे हो, तो उन बच्चों के नीचे बटे में जो आपको दिखाई देगा किसी क्षेत्र विशेष के मध्य जनसंख्या, किसी वर्ष विशेष, क्षेत्र विशेष। एक क्षेत्र में 1 साल के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में वहां की मध्य जनसंख्या को बताते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में 2023 की 1 जनवरी को किसी क्षेत्र में 1 लाख लोग रहते थे, तो हमने अनुमान लगाया कि इस 1 साल में इतने लोग बढ़ते हैं, और 2023 की शुरुआत में जनवरी में इतने लोग हैं, तो साल के मध्य में इतने लोग बढ़े होंगे, उसको नीचे लिख दिया जाता है यहाँ पे। तो फिर मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। कहां से किया जाता है? 1000 से। इससे क्या निकल जाएगा? जन्म दर। कुछ भी नहीं करना है, जन्म दर बटे में मध्य जनसंख्या। मध्य किसकी? क्षेत्र की। किस में? 1 साल के बीच में। यानी बच्चों ने कितनों ने जन्म लिया, किस क्षेत्र में लिया, और साल के मध्य में कितने लोग थे, वहां मल्टीप्लाई जो है 1000 यानी 1000 करने, ऐसे निकल जाती है एशोदित जन्म दर। आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है, आगे देखिएगा। एशोदित मृत्यु दर कैसे निकाली जाएगी, वो का वही तरीका, उसी तरह का सूत्र, उसी तरह का फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा बदलाव यहां देखने को मिलेगा, कोई विशेष नहीं है। एशोदित मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या। यहां पे अब यह नहीं देखा जा रहा है कि बच्चे जन्म कितने ले रहे हैं, क्योंकि वो तो जन्म दर थी, लेकिन यहां यह भी नहीं देखा जाएगा कि बच्चे जो है वो एक्सपायर हुए, उनकी बात हो रही है, बच्चों की मृत्यु की बात हो रही है। नहीं, ऑल ओवर जो मृत्यु हुई है किसी क्षेत्र में, जैसे 2023 का हम देख रहे हैं, तो 2023 में ऑल ओवर मृत्यु कितनी हुई?
उस ऑल ओवर मृत्यु का जिक्र होगा, सारी मृत्यु का जिक्र होगा जो उस क्षेत्र में हुई है, उसको नीचे बटे में जो है उस वर्ष विशेष अनुमानित जनसंख्या वहां की कितनी है मल्टीप्लाई फिर 1000 किया जाता है। कहीं ऐसा ना कर देना आप कि वहां पे आ रहा था कि एक साल में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और जीवित रह रहे हैं, तो यहां आप सोच लो कि वहां जीवित वालों की बात हो रही थी तो यहां मृत्यु वालों की बात हो रही है। नहीं, यहां मृत्यु के बच्चों की बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके बच्चों की बात हो तो रही है, लेकिन केवल बच्चों की बात नहीं हो रही है, साथ में वृद्धों, युवा, प्रौढ़ जितने भी लोग हैं सबकी बात हो रही है। ऐसे निकाला जाता है असंदिग्ध मृत्यु दर की इसकी गणना इस प्रकार की जाती है कि किसी वर्ष विशेष में यानी एक साल के अंदर मृतक कितने हैं बटे में उस वर्ष विशेष मध्य अनुमानित जनसंख्या कितनी है मल्टीप्लाई 1000। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको जन्म दर निकालना है किसी क्षेत्र का एक वर्ष का कि वास्तव में कितने बच्चे बढ़ रहे हैं तो वहां कितने बच्चे जीवित रहे हैं बटे में एक साल के मध्य जनसंख्या क्या आती मल्टीप्लाई 1000। अगर आपको मृत्यु दर निकालना है तो कितने लोगों की मृत्यु होगी बटे में उस क्षेत्र जो है वहां की अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। तो ये बहुत आसान था। जन्म कितना हुआ मृत्यु कितना हुआ ये याद रखना है कि पहले में बच्चे की बात हो रही और दूसरे में ऑल ओवर की बात हो रही। ये बहुत सिंपल था, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि हम प्रवास की बात करेंगे और प्रवास से पहले कुछ आंकड़े जो है मृत्यु दर के उनको देख लेते हैं हम। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है, यानी कि मृत्यु दर बढ़ी तो जनसंख्या घटी। देखो ऐसा सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन वाकई ऐसा होता है। सुनने में अटपटा इसलिए लग सकता है कि अगर जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ रही है। किसी भी देश की जनसंख्या जब बढ़ जाती है जब जन्म लेने वाले बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर कम हो जाती है। जन्म दर बढ़ी और मृत्यु दर कम, यानी मृत्यु हो ही नहीं रही है, बच्चे जन्मते ही जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ेगी। मृत्यु दर कम और जन्म दर मृत्यु दर जो है वो ज्यादा हो जाती है और जन्म दर कम हो जाती है। मरने वाले ज्यादा है और जन्म लेने वाले कम, इसका मतलब जनसंख्या कंट्रोल में आ रही है। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज आवास की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी होती ही नहीं, इसलिए जो है मृत्यु दर घटती ही जा रही है। मृत्यु दर अगर घटती ही जाएगी, जो व्यक्ति 50 साल तक जीवित रहने वाला था उसको कहा जाता है कि भगवान के घर से जब बुलावा आएगा तब वो जाएगा, लेकिन आज की सुख सुविधाओं ने उसे रोक रखा है। जिस व्यक्ति की एज 50 साल होती थी वो 70 साल तक जिए जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? वेंटिलेटर पर उसको लिटाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो है सुख सुविधाएं जो होती है उसने मानव को जिंदा रखने में मदद की है। अब क्या है, ये कह रहा है कि मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। बिल्कुल निभाती है। अगर मृत्यु दर बढ़ेगी, यानी मृत्यु दर बढ़ने का मतलब है लोगों की अगर मृत्यु होगी तो जनसंख्या कंट्रोल में आएगी, अगर नहीं होगी तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी। तो सक्रिय भूमिका निभाती है कि नहीं निभाती है, आप बताओ मुझे। दूसरा, ये एक सरल विधि है, मतलब मरना सरल नहीं है। ये विधि जो है इसको निकालने की, जो हमने फॉर्मूले पढ़े, ये बहुत आसान है, ये चुटकियों में हो जाया करते हैं। मृत्यु दर जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास से प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है। क्या कह रहा है कि मृत्यु दर जो होती है वो जनांकीय संरचना, किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति है और वो खेती कर रहा है, खेतीहर है। कैसा है वो व्यक्ति? खेतीहर व्यक्ति है वो, और वो खेती में संलग्न है, अपनी खेती को लगातार किए जा रहा है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि उसकी खेती जो है, खेतीहर जो है, ये गांव में रहेगा, सीधी सी बात है। कहाँ रहेगा? गांव में। ये खेतीहर जो है, किसान जो है, किसान कह सकते हैं इसको। एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे अकाल जैसी स्थितियां हो गई, और अकाल जैसी स्थितियां होने के कारण किसान जो है, क्या स्थितियां हो गई थी यहाँ पे अगर अकाल जैसी स्थितियां हो गई तो ये किसान क्या करेगा? या अनावृष्टि हो गई। क्या हो गई? यहाँ पे अनावृष्टि हो गई, अनावृष्टि, या फिर यहाँ अतिवृष्टि हो गई। इसका मतलब क्या है? या तो अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश, और अनावृष्टि मतलब बारिश का नहीं होना, और दोनों में अकाल जैसी स्थितियां हो रही है। तो यह खेती करने वाला किसान जो है इस गांव से इस नगर की तरफ आ जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, जनांकीय संरचना बता रहा हूं मैं। इस नगर की तरफ आ जाएगा और इस नगर में वो देखेगा कि यहां पे जो सुविधाएं उसको गांव के बदले जो है वो काफी अच्छी मिल रही है, और यहां पे ये आते ही
खेती के बजाय उद्योग में काम करने लग जाएगा, यानी औद्योगिक कार्य से जुड़ जाएगा। उद्योग में काम करेगा, मशीनरी संबंधित काम कर लेगा, यहाँ पे सीख लेगा, यहाँ पे परिवहन यानी ऑटो वगैरह चलाने का काम कर लेगा, अच्छी शॉप चला लेगा। यहाँ अकाल के कारण ये दुखी हो गया था और यहां से ये दूसरे स्थान पर जब ये आ रहा है, इसको हम प्रवास में भी देखने वाले, ये दूसरे स्थान पर अगर जा रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, जनांकीय संरचना। और अगर ये नहीं होता तो ये मारा जाता, क्योंकि बेरोजगारी भूखमरी जो है इसको परेशान कर रही थी, इसीलिए तो इसने उस स्थान से इस स्थान की ओर आना शुरू किया और यहां इसको सुख सुविधाएं मिली। और जहां इसकी अकाल के कारण, बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण मृत्यु होना निश्चित था, वहां ये जीवित रह गया। इसका समाज जो है उन्नति की ओर चला गया, इसकी सामाजिक उन्नति हो गई, इसको पैसे मिलने लगे, इसका आर्थिक विकास हो गया। तो जो मृत्यु दर है ये प्रभावित करती है, यानी मृत्यु दर को प्रभावित करता है विकास, उन्नति किसी क्षेत्र की, आर्थिक गतिविधियां, रोजगार, चिकित्सा आदि चीजें जो होती है वो किसी ना किसी प्रकार से मृत्यु दर पर इफेक्ट डालती है। आगे अगर हम देखें तो आपके सामने प्रवास दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो मैंने लिखा है यह है प्रवास। क्या है भाई? प्रवास। 3 घटक हमें पढ़ने थे और ये तीसरा घटक है। हमने मृत्यु दर, जन्म दर की बात कर ली थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मैंने बिल्कुल ही अलग ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है कि इसके बाद कुछ छूटे ही नहीं। जैसे आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमें यहां दिखाई दे रहा है अप्रवास, अपकर्ष, प्रतिकर्ष और उत्प्रवास, ये दोनों टॉपिक अलग दिए हुए, ये दोनों टॉपिक अलग दिए हुए, ये दोनों अलग दिए हुए। ये जो इनसे जो परिवर्तन आता है उसको कुछ अलग तरीके से दिया गया है। तो ये डायग्राम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही दिलचस्प तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है ये डायग्राम और क्या समझाना चाह रहा है, बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रवास की अगर बात करें तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि प्रवास का मतलब स्थान बदलना होता है या फिर किसी अन्य स्थान पर जाकर अपना आवास स्थापित करना होता है, उसे हम प्रवास कहते हैं। यानी पराई जगह आवास, दूसरी जगह जाकर आवास करना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, इसको हम 2 चीजों से समझेंगे, दोनों चीजें हमें माइंड में लेते हुए चलना है। ये एक गांव है और इस गांव से मैं आया हूं, मेरा उदाहरण याद रखें आप, इस गांव से मैं आया हूं और आज मैं नगर में यानी शहर में रह रहा हूं, नगर की तरफ आ गया मैं। ठीक है, इस गांव से मैं इसलिए आया क्योंकि वहां शिक्षा नहीं थी। पहली बात क्या है, शिक्षा नहीं थी। दूसरा, चिकित्सा नहीं थी वहां पे। आर्थिक रूप से मैं पिछड़ रहा था, आर्थिक पिछड़ापन कह सकते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, ध्यान से समझना है ना, पिछड़ापन। ठीक है, गांव से मैं इसलिए आया कि नगर में मुझे ये चीजें मिल रही है जो मुझे गांव में नहीं मिली। मुझे शिक्षा यहां मिल रही है, मुझे चिकित्सा यहाँ पे मिल रही है, मुझे आर्थिक सुविधाएं मिल रही है। इसके अलावा ढेर सारी चीजें हैं, आर्थिक उन्नति के अवसर मिल रहे हैं। अपने समाज को शहर में बैठे हुए अच्छी अवस्था पर ले जाना, अच्छी उपलब्धि पर ले जाना, मुझे ऐसे अवसर मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये हम क्यों देख रहे हैं, इसको इसलिए हम समझ रहे हैं ताकि हमें ये जो हम समझ रहे हैं वो हमें समझ में आ जाए। इसको हम मिटा रहे हैं ताकि हम आपको दोनों चीजों को समझा सके। ये मैं हूं और मैं गांव से किस तरफ आया हूं, गांव से मैं सीधा नगर की तरफ आ गया। अब बात को समझना, जहां से मैं आया हूं वहां से मेरा उद्गम हुआ है। क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। वहां से मेरा प्रवाह हुआ है। क्या हुआ है? नदी जिस स्थान से निकलती है तो उसको कहते हैं प्रवाहित स्थान। नदी जिस स्थान से निकलती है उसको कहते हैं उद्गम स्थान। यहां से, यानी कि जहां से जो चीज शुरू होती है वो उसका उद्गम स्थान कहलाता है। तो मेरा उद्गम स्थान मेरा गांव। प्रवास कहां करूंगा? जहां मैं पहुंच रहा हूं, जहां नदी पहुंच रही है या जहां कोई भी पहुंच रहा है, वो उसका स्थान जो होगा, पहुंचने का जो स्थान है उसका, वो कहलाएगा उत्प्रवास। जो आने का स्थान है, सॉरी, जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है, जहां से व्यक्ति का प्रवाह होता है,
वो कहलाता है उद्गम स्थान, और इस उद्गम स्थान को कहते हैं उत्प्रवास। उत मतलब उठना, उत मतलब उठना, उत मतलब उठना। यानी मैंने आपको ये दो चीजें समझाई है। उद्गम स्थान मतलब जहां से व्यक्ति उठा है, और इसी को कहते हैं उठना मतलब परवाह होना, उद्गम होना, और उठकर किसी स्थान पर जाएगा तो वो चीज चेंज हो जाएगी। लेकिन उद्गम यानी उठना, और उठना से बना उत्प्रवास, यानी जहां से मैं आया हूं, जहां से मैं उठकर आया हूं, उसको उत्प्रवास या फिर उद्गम स्थान कहा जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही। अब मैं जो है मेरा उद्गम हो रहा है, मतलब मैं कहीं और के लिए गमन कर रहा हूं, किसी स्थान के लिए, यह चीज कहलाती है गमन। यानी कि मैं उठा परवाह करने के लिए, अपना उद्गम करने के लिए, अपना गमन करने के लिए, अपना उत्प्रवास हो गया, वहां से किसी स्थान से उठकर रवाना होना, वहां उत्प्रवास कहलाता है, उस व्यक्ति का उद्गम कहलाता है, उस व्यक्ति का गमन कहलाता है। क्यों जा रहा है वो व्यक्ति, क्या कारण है उस व्यक्ति को वहां से उठकर जाने में, उसके पीछे कारण है। ये व्यक्ति जो गमन करेगा, ये व्यक्ति जो गमन करेगा, कारण क्या है उसकी बात करेंगे। भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा आदि चीजें हमने देखी, वही कारण है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी स्थान से, या मैं किसी स्थान से प्रवाह या गमन कर रहा हूं, तो किसी स्थान पर तो जाऊंगा मैं, तो जहां मैं पहुंच रहा हूं वहां मेरा आगमन होगा। जहां से उठा गमन, जहां पहुंचा आगमन, जहां से उठा उत्प्रवास, और जहां पे मैं पहुंचने वाला हूं, यानी उद्गम मतलब उठना होता है, और जहां आप पहुंच रहे हो वो गंतव्य होता है। वो क्या होता है, गंतव्य। गमन करेगा व्यक्ति, अगर एक स्थान से उठेगा व्यक्ति तो निश्चित ही आगमन करेगा शहर में। जरूरी नहीं है शहर में करे, लेकिन एग्जाम्पल मेरा लिया जा रहा है। तो मैंने गमन किया, गांव से पहुंचा आगमन शहर में, उत्प्रवास हुआ मेरा गांव से, गंतव्य स्थान मेरा शहर है। गंतव्य स्थान मेरा क्या है, शहर है, नगर है। उठने वाली जो कला थी मेरी, उद्गम थी, वो क्या थी, उद्गम थी, और उद्गम को उत्प्रवास कहा जा रहा था। लेकिन जहां मेरा आगमन हुआ है, जहां मेरा गंतव्य है, उसको मेरा जो है आप्रवास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आप्रवास। तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझो आप। गमन हुआ तो आगमन होगा, उद्गम मतलब उठकर आया तो किसी स्थान पर पहुंचूंगा, गंतव्य। उठकर जाना उत्प्रवास है, पहुंचना आप्रवास है। हम 2-3 टॉपिकों को एक साथ करके और इन दोनों में तालमेल बिठा के इनके अंदर अंतर क्या है और एकता क्या है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझना है। अब मैं किसी स्थान से गमन मतलब उठ के जा रहा हूं, मेरा उद्गम हो रहा है यानी उत्प्रवास हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब मेरा उठकर जाने के पीछे कारण यह है, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी कुछ परेशानियां हैं। वो रोजगार को लेकर हो सकती है, वो आर्थिक उन्नति को लेकर हो सकती है, वो सामाजिक उत्थान करने के लिए हो सकती है, वो मेरे जो है किसी भी शिक्षा और चिकित्सा से रिलेटेड हो सकती है। वो परिस्थितियां मुझे वहां नहीं मिल रही है, मेरे उस उद्गम स्थान पर, मेरे उस गमन वाले स्थान पर, मेरे उस उत्प्रवास वाले स्थान पर वो चीजें मुझे नहीं मिल रही है जो मुझे मेरे गंतव्य स्थान पर मिल जाएगी, जो मुझे मेरे आप्रवास वाले स्थान पर मिल जाएगी। उन चीजों की तलाश में मैंने स्थान परिवर्तन किया है। यानी कि जो चीजें मुझे नहीं मिल रही है वो चीजें मुझे बार बार कह रही है कि तुम यहां से जाओ। बेरोजगारी जो है धक्का लगाती है, भूखमरी जो है धक्का लगाती है, आर्थिक उन्नति अगर रुकी हुई है तो धक्का लगाती है, भूखमरी अगर है तो धक्का लगाती है, और धक्का लगाना कहलाता है प्रतिकर्ष। यहां प्रतिकर्ष कारण कौन से होंगे, ये जो दिखाई दे रहे हैं, सुविधा की खोज में जा रहा हूं मैं, प्रतिकर्ष मतलब धकेला जा रहा है सुविधाओं की खोज के द्वारा, मुझे शांति की तलाश में जा रहा हूं मैं, मुझे धकेला जा रहा है किसकी तरफ से, प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। आर्थिक सुधार यानी जीवन में कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ चेंज लाना चाहता हूं मैं, इसलिए मुझे सुविधाओं द्वारा, शांति के द्वारा, या फिर अपना इनकम बढ़ाने के लिए, मेरे आर्थिक सुधार करने के लिए मुझे धकेला जा रहा है, इसलिए मैंने अर्थ लिखा है धकेलना। अगर किसी व्यक्ति का गमन हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति उत्प्रवास कर रहा है, सारी चीजें मिक्स बोल रहा हूं, ऊपर वाली लाइन वाले ध्यान से समझना। अगर कोई व्यक्ति गमन कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति उत्प्रवास कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति गंतव्य स्थान को छोड़ रहा है, गमन कर रहा है, उद्गम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो है गंतव्य स्थान को छोड़ रहा है तो वापिस यहां आएगा, गमन करके वापिस जो है
ये जो गमन है ये गंतव्य की ओर लाएगा, गंतव्य से वापस जाएगा तो गमन स्थान की तरफ चला जाएगा, तो वो उल्टा हो जाएगा अप्रवास। यानी मैं किसी स्थान से चला, मेरा प्रवाह या गमन है, इसी को उत्प्रवास कहा जाता है। ये मेरा उद्गम स्थान है और इसको उत्प्रवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैं यहां से इसलिए जा रहा हूं कि यहां की जो स्थितियां हैं मुझे धकेलने का काम कर रही है, जिसे प्रतिकर्ष कहा जाता है। अब अगर मुझे कोई ऐसी चीजें हैं जो धकेलने का काम कर रही है, अगर कोई ऐसी क्रियाएं हैं या फिर ऐसी मेरी स्थितियां हैं जो मुझे धकेले जा रही है, तो मैं उन कारणों का पता करूंगा तो भूखमरी बेरोजगारी आएगी। लेकिन मुझे धकेल तो दिया गया है, मुझे प्रतिकर्ष तो कर दिया गया है, मुझे उत्प्रवास तो कर दिया गया है, मुझे गमन तो कर दिया गया है, मुझे उद्गम तो कर दिया गया है उन परेशानियों के द्वारा। लेकिन जहां मैं पहुंच रहा हूं वो वहां की स्थितियां मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो यह कहलाता है अपकर्ष। अपनी ओर आकर्षित करना, यह क्या कहलाता है? अपकर्ष। जहां से आपकी स्थितियां आपको धकेल रही है प्रतिकर्ष है, जहां की स्थितियां आपको अपनी ओर बुला रही है, आकर्षित कर रही है, अपकर्ष है। ठीक है, अप्रवास आप समझ गए। अब ध्यान से देखना एक साथ इसको, ये पॉइंट मैंने एक साथ बोल सकते हैं हम। सुविधा की खोज में व्यक्ति निकल सकता है, शांति की तलाश में व्यक्ति निकल सकता है, आर्थिक सुधार की तलाश में व्यक्ति निकल सकता है, उचित शिक्षा की तलाश में व्यक्ति निकल सकता है। लेकिन यह बात यह नहीं है, एक एक को भी हम देखें तो व्यक्ति गमन कर रहा है तो आगमन कहीं ना कहीं होगा। अगर व्यक्ति गमन कर रहा है तो उद्गम कहलाता है, और उद्गम अगर उसका हुआ है तो आगमन मतलब गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। अगर व्यक्ति ने गमन किया और उद्गम किया तो इसको कहते हैं उत्प्रवास, और यहां की स्थितियों ने उसे धकेला है तो इसको कहते हैं प्रतिकर्ष। ये धकेलना लिखा हुआ है। अगर व्यक्ति ने गमन करके आगमन किसी स्थान पर किया है तो वो कहलाता है उसका गंतव्य स्थान, और उसने वहां आना मतलब अप्रवास किया है, यह कहलाता है अपकर्ष कारक। अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्यों जा रहा है व्यक्ति? गमन करके आगमन कर रहा है तो सुविधा की खोज में आया है। इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहे तो गमन मतलब उद्गम, आगमन मतलब गंतव्य, शांति की तलाश में, आर्थिक सुधार, या ढेर सारी चीजें आप लिख सकते हैं। या तो शांति की तलाश में गया, या फिर रोजगार की तलाश में गया, चिकित्सा की तलाश में गया, शिक्षा की तलाश में गया। कई चीजें ऐसी हो सकती है जो समाज में देखने को मिलती है, उसी से व्यक्ति अपना स्थान छोड़ता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है ताकि ये क्लियर हो जाए। और किस किस को समझ में आया जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। आज हम भारत पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे आया। इसके पीछे क्या प्रवृत्तियां थी? कुछ चीजें हम देखेंगे कि आरंभिक काल में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी क्योंकि सुख सुविधाएं नहीं थी। जब प्रसव यानी कि डिलीवरी जब हुआ करती थी तो कई महिलाएं जो है अपने प्रसव के दौरान यानी बच्चे को जन्म देने के दौरान उनकी मौत हो जाया करती थी, मृत्यु दर बढ़ती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि सुख सुविधाओं के कारण जो स्तर 50% हुआ करता था वो मात्र 1-2% आ गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुख सुविधाएं बढ़नी चाहिए और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि मृत्यु दर को जो है वो बढ़ाने के लिए किसी को भी मार दे। लेकिन कुछ चेंज या कुछ बदलाव आने वाली जो जन्म दर है उसमें हम कर सकते हैं। और वो ऐसे कर सकते हैं जैसे हमारा नारा हम दो हमारे दो, इसको हम दो हमारे एक कर दिया जाए। चाइना ने यही रूल अपनाया और आज जनसंख्या में जो है अपने स्तर को सुधारने में काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या की बात करें तो रोज बढ़ रही है भाई, ये तो कब के आंकड़े पता नहीं, 700 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी है। शताब्दी का मतलब 100 साल का समय, यानी कि इस आंकड़े तक जनसंख्या को पहुंचने में कई शताब्दियां लगी हैं, यानी 100 के कई शतक लग गए। अब मिनटों में बढ़ रही है, अब सेकंडों में बढ़ रही है ना, शुरू में लगा इसको टाइम। आरंभिक काल यानी शुरुआत काल मतलब समय, शुरुआत के समय में यानी आरंभिक काल में विश्व यानी पूरे संसार की जनसंख्या धीरे धीरे स्लो बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी। यानी कि 10 करोड़ थी, 12 करोड़ हुई, फिर 15 करोड़ हुई, ऐसे धीरे धीरे 10 साल की जनगणना करते थे ना। सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने जब 1872 में भारत की जनगणना कराई थी उस समय जनसंख्या मात्र छोटी सी दिखाई देती थी कि कुछ भी जनसंख्या नहीं है। उसने कहते हैं कि अपने जनसंख्या का जो आंकलन है और जो जनगणना है, इतनी कम सुविधाएं, व्हीकल्स, परिवहन वगैरह कुछ भी नहीं थे, फिर भी कहते हैं कि 2.5-3 महीने के अंदर पूरी कर ली थी।
लेकिन आज इतने संसाधन और इतने परिवहन के साधन और इतने अध्यापक जो रजिस्ट्रार जनसंख्या नियंत्रण ऑफिस के द्वारा लगाए जाते हैं, घर घर जाकर आंकलन करते हैं, फिर भी जनसंख्या में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, आंकड़ा बढ़ गया। तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में और लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने 1881 में जनगणना कराई। उस समय जनगणना के अनुसार भारत की बात हम कर रहे हैं, बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे हर 10 साल जनगणना होने लगी, हर 10 साल, अब तक 15-16 के आसपास होगी। हम देखते जा रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या जो है वो 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या पहले धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ वर्षों में, यानी विगत मतलब कुछ बीते हुए कुछ साल, विगत मतलब बीते हुए कुछ साल, कुछ वर्षों के दौरान जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। यानी ऐसे मतलब हवा में ही रह जाता है आदमी, इतनी बढ़ गई, ये क्या हो गया, थोड़ा सा झटका लगता है व्यक्ति को, लेकिन सबका सहयोग होता है। आया सावन और पूजा नावण, यानी हर साल में सावन के अंदर कई लोग तो ऐसे हैं जो नावण पूज लेते हैं, जनसंख्या बढ़ती रहती है, हर साल एक बच्चा। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के जागरूक व्यक्ति होने के नाते अपने देश की प्रबल इच्छाएं हैं उन्नति की, उनको अग्रसर कराने में सहयोग करते हुए हमें एक एजुकेटर की भूमिका, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की भूमिका हमें निभानी चाहिए। समाज में वो तबके या वो क्षेत्र जो आज भी पिछड़े हुए हैं और जिन्हें आज भी ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, तो उन्हें समझाने की जिम्मेदारी जो है वो हम सबकी होती है। अगर हम देखें तो आश्चर्यजनक दर से बढ़ने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है महिला शिक्षा। महिला शिक्षा यानी महिलाओं को आज भी हाय दृष्टि से देखा जाता है। पहले जन्म में अगर लड़की हो गई तो फिर लड़के की चाह में कई बच्चे और होते हैं, पहली बात। दूसरा, डिसीजन लेने में पुरुष का ही योगदान माना जाता है, महिलाओं को है दृष्टि से देखा जाता है। तो महिला शिक्षा अगर बढ़ेगी तो समाज में अपने आप ही क्या हो जाएगा? जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, लोगों तक जन संचार के माध्यम से यह सूचना पहुंचाई जाए कि जनसंख्या देश के लिए बड़ी खतरनाक है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, मैं तो आपको टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हूं। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, मोटे तौर पर 80 लाख। यानी शुरू में जब आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, कब से कब तक? 8000 से 12000 वर्ष पूर्व, बहुत छोटी थी, लोग ही कम थे, ठीक है। ईसा की पहली शताब्दी का मतलब है ये ईसा मसीह आपका, और इनके जन्म से पूर्व का जो समय है उसको हम ईस्वी पूर्व कहते हैं, और इनके जन्म के बाद का जो समय उनको ईस्वी कहते हैं। तो इनकी ईस्वी की जो पहली शताब्दी, पहले 100 साल का समय था, उसमें 30 करोड़ से ही कम थी पूरे विश्व की जनसंख्या, ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते हुए विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया, धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज तो बहुत विस्फोटक बढ़ोतरी हो रही है। ये तो एक आंकड़ा है जो आपको नजर डालना है बस। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तो विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। औद्योगिक क्रांति शब्द दिखाई दे रहा है। औद्योगिक क्रांति मतलब सुविधाओं का बढ़ जाना, क्योंकि व्यक्ति को रोजगार मिला तो उसका आर्थिक पिछड़ापन खत्म हुआ। आर्थिक पिछड़ापन खत्म हुआ तो शिक्षित भी होने लगा, लेकिन शिक्षित उतना नहीं हुआ जितना वो अपने समाज को उन्नत ऊंचाइयों तक ले जा सके। सिर्फ अपना रोजगार अव्वल करके वो उतने ही स्तर तक शिक्षित हुआ। जनसंख्या क्या है और क्या खतरा बन सकती है, इतना सोचने की जो बुद्धि है मानव की, वो कई स्तर तक विकसित नहीं हो पाई। और औद्योगिक क्रांति जब हुई, औद्योगिक क्रांति का मतलब है हर जगह उद्योगों का विस्तार हो गया, इसी कारण से जनसंख्या बढ़ी, यही एक कारण है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति से, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन्म दर को घटाने में सहायता की, त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया गया। यानी औद्योगिक क्रांति बढ़ी, लेकिन प्रौद्योगिकी संचार वगैरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को समझाया गया। कई बार कंट्रोल वाली स्थितियां भी आई, लेकिन आज जो जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें हमने देखा और समझा, एक एक चीज को हमने जाना, और आज हमने जो देखा वो जनसंख्या के 3 घटक थे। आपको अच्छे से रिपीट करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।